नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल दैनिक साहित्य में। लीजिए सुनिए सत्यजीत रे जी की लिखी कहानी शिवू और राक्षस। और अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आज शिवू, इधर सुनते जा। शिवू जब स्कूल जाता था, फटिकदा अक्सर उसे इसी तरह पुकारा करता था। फटिकदा का मतलब है पगला फटिक। जयनारायण बाबू के मकान से आगे बढ़ने पर चौराहे के पास, जहां आज 10 बरसों से स्टिम रोलर पड़ा हुआ है, ठीक उस स्टिम रोलर के सामने फटिकदा की छोटी सी टीन की चाल है। न जाने फटिक आठों पहर ओसारे पर बैठकर खुद खुद कौन सा काम करता रहता है। शिवू को इतना ही मालूम है कि फटिकदा बहुत ही गरीब है। लोग कहा करते हैं फटिक किसी जमाने में खूब लिखा पढ़ा करता था, इसीलिए वो पागल हो गया है। मगर जब शिवू फटिक की बातें सुनता है तो उसे लगता है फटिक की तरह बुद्धिमान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। तब हाँ, ये सच है कि फटिक की ज्यादातर बातें अजीब और पागलपन से भरी हुआ करती है। कल चांद के आसपास का हिस्सा देखा था। बाई और एक सींग जैसा कुछ निकला हुआ था। कुछ दिनों से कौवे अजीब सुर में पुकार रहे हैं। सुना है सबको ठंड लग गई है। शिवू का मन हंसने को करता है। कभी कभी ऊब भी महसूस होती है। जिन बातों का कोई उत्तर नहीं हो सकता, जिनका सचमुच कुछ अर्थ नहीं होता, उन बातों को सुनने का मतलब है समय नष्ट करना। यही वजह है कि कभी कभी फटिक के पुकारने पर भी शिवू उसके पास नहीं जाता। आज मेरे पास वक्त नहीं है फटिकदा, दूसरे दिन आऊंगा, ये कहकर वो स्कूल की ओर चल देता है। आज भी उसने सोचा था कि वो नहीं जाएगा, परंतु फटिकदा ने आज बहुत ज्यादा दबाव डाला। लोग कहा करते हैं फटिक किसी जमाने में खूब लिखा पढ़ा करता था, इसीलिए वो पागल हो गया है। मगर जब शिवू फटिक की बातें सुनता है तो उसे लगता है फटिक की तरह बुद्धिमान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। मैं तुझे जो कहना चाहता हूं उसे न सुनेगा तो तेरी हानि होगी। शिवू सुन चुका है कि पागल आदमी बीच बीच में ऐसी बातें बोला करता है जो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। इसीलिए हानि के बारे में सोचते ही वो डरता हुआ फटिक की ओर चला गया। हुक्के में डाब, कच्चा नारियल का पानी भरते भरते फटिक बोला, जनार्दन बाबू को तूने ध्यान से देखा है? जनार्दन बाबू शिवू वगैरह के नए गणित शिक्षक हैं। उनको आए अभी 10 दिन ही हुए हैं। शिवू बोला, हर रोज तो उन्हें देखता हूं। आज भी पहले गणित का पीरियड है। फटिक ने अपनी जीभ से ऊब भरा एक शब्द निकाला, छिक, और उसके बाद बोला, अवलोकन और निरीक्षण एक ही चीज नहीं हुआ करते। बता तो, तूने जो बेल्ट लगाया है उसमें कितने सुराख हैं? तुम्हारी कमीज में कितने बटन हैं? बिना देखे बता तो सही। शिवू किसी प्रश्न का ठीक से जवाब नहीं दे सका। फटिक बोला, तेरी अपनी चीज है, तेरे बदन पर है, पर तूने ध्यान नहीं दिया है। उसी तरह तूने जनार्दन बाबू को ध्यान से नहीं देखा है। किस चीज पर ध्यान दे? हुक्के पर चिलम रखकर गुड़गुड़ कर 2 बार दम लेकर फटिक बोला, जैसे दांत पर। दांत? हूं, दांत। किस तरह ध्यान से देखूं? वे हंसते ही नहीं हैं। बात सही है, चाहे क्रोधी न हो, पर वैसा गंभीर शिक्षक शिवू वगैरह के स्कूल में नहीं है। फटिक ने कहा, ठीक है, अब जब वे हंसे तो सिर्फ उनके दांतों को ही गौर से। फटिक बोला, अवलोकन और निरीक्षण एक ही चीज नहीं हुआ करते। बता तो, तूने जो बेल्ट लगाया है उसमें कितने सुराख हैं? तुम्हारी कमीज में कितने बटन हैं? बिना देखे बता तो सही। देखना, फिर आकर मुझे बताना कि तूने क्या देखा है। आश्चर्य की बात है, ठीक उसी दिन गणित के पीरियड में जनार्दन बाबू के लिए हंसने का एक कारण घटित हो गया। ज्यामिति पढ़ाते बढ़ाते उन्होंने शंकर से चतुर्भुज का अर्थ पूछा और शंकर ने कहा, विष्णु भगवान सर। ये सुनते ही जनार्दन बाबू क्रोधपूर्ण हंस पड़े
और शिवू की आंखें तत्काल उनके दांतों की ओर चली गई। तीसरे पहर घर लौटते हुए फटिक के घर के सामने पहुंचने पर शिवू ने फटिक को अपने घर में इमाम दस्ते में कुछ कूटते हुए पाया। शिवू पर नजर पड़ते ही फटिक बोला, अगर ये औषध ठीक उतर गई तो देखना, मैं बहुरूपिये की तरह रंग बदलने में समर्थ हो जाऊंगा। शिवू ने कहा, फटिकदा, मैंने देख लिया। क्या? दांत? ओ, कैसा मालूम हुआ? यो सब ठीक है, पान का दाग है और 2 दांत कुछ बड़े हैं। कौन कौन से? बगल के, यहां के। शिवू ने उंगली से बताया। वहां के दांत को क्या कहा जाता है मालूम है? क्या? श्वदंत, कुकुरदांत। ओ, आदमी के जबड़े में इतना बड़ा कुकुरदांत इसके पहले कभी देखा है ना? शायद नहीं। कुकुरदांत किसका बड़ा होता है जानते हो? कुत्ते का। इडियट, सिर्फ कुत्ते का ही क्यों? सभी मांसाहारी जानवरों के श्वदंत बड़े होते हैं। उन्हीं दांतों से कच्चे मांस को नोच नोच कर, हड्डियों को वे चबाकर खाते हैं, खासकर हिंसक जीव जंतु। ओ, और किसके श्वदंत बड़े होते हैं? शिवू आकाश पाताल सोचने लगा। और किसका हो सकता है? आदमी और जीव जंतुओं के अलावा दांत वाले और होते ही क्या है? फटिकदा ने अपने इमाम दस्ते में एक अखरोट और एक चम्मच काला जीरा डालकर कहा, तू जानता नहीं है, राक्षसों के हुआ करते हैं। राक्षसों के? राक्षसों से जनार्दन बाबू का क्या संपर्क हो सकता है? और आजकल राक्षसों के बारे में चर्चा ही क्यों हो सकती है? इसका अस्तित्व तो दंतकथाओं की पुस्तकों के पृष्ठों में ही है। राक्षसों के बारे में शिवू ने ढेरों कहानियां पढ़ी है। उनके दांत मूली की तरह होते हैं, सूप की तरह। शिवू चौंक पड़ा। सूप की तरह पीठ? जनार्दन बाबू की पीठ सीधी नहीं है, कैसी तो कुबड़े के जैसी, सूप की तरह। शिवू ने किसी से सुना था कि जनार्दन बाबू वात के मरीज हैं, इसलिए पीठ सीधी करके चल नहीं पाते। मूली की तरह दांत, सूप की तरह पीठ और पता नहीं राक्षसों के क्या क्या होते हैं। और गेंदे की तरह आंखें। जनार्दन बाबू की आंखों को शिवू ने ध्यान से देखा है? नहीं देखा है। ध्यान से देखने की संभावना नहीं है। वजह यह कि जनार्दन बाबू चश्मा लगाते हैं और उनके चश्मे के कांच का रंग मटमैला है। उनकी आंखों का रंग लाल या बैंगनी या कि हरा है, यह समझना नामुमकिन है। शिवू गणित में तेज है। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, भिन्न किसी को हल करने में वो असमर्थ नहीं रहता है। कम से कम कुछ दिन पहले तक उसके साथ यही बात थी। प्यारीचरण बाबू जब गणित शिक्षक थे, उसे हर रोज 10 में से 10 अंक प्राप्त होते थे। मगर 2 दिनों से शिवू थोड़ी बहुत उलझन महसूस कर रहा है। कल उसने मन के जोर से स्वयं को बहुत कुछ संभाल लिया था। सुबह नींद टूटते ही उसने मन ही मन कहना शुरू किया था कि वे राक्षस नहीं हो सकते। आदमी राक्षस नहीं हुआ करते, चाहे पहले होते हों, मगर अब नहीं हुआ करते। जनार्दन बाबू राक्षस नहीं है, वे मनुष्य है। क्लास में भी बैठा बैठा वो इन्हीं बातों को दोहरा रहा था। तभी एक बात हो गई। ब्लैक बोर्ड पर एक हिसाब लिखकर जनार्दन बाबू अन्य जैसे हो गए और अपना चश्मा उतारकर उसे चादर के छोर से पोंछने लगे। और ठीक उसी वक्त शिवू से उनकी आंखें टकरा गईं। शिवू ने जो कुछ देखा उससे उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जनार्दन बाबू की आंखों की सफेदी सफेद रंग की नहीं, चटक लाल रंग की है, पलटू की पेंसिल की तरह लाल। ये देखने के बाद शिवू बेचैन हो उठा। क्यों शिवू छुट्टी होने पर सीधे घर नहीं जाता है? वो शुरू में मित्तिर के बगीचे में जाता है। छतीवन के पेड़ के तले लाजवंती की जो लताएं हैं, उन्हें वह अपनी उंगलियों से छेड़ छेड़ कर नींद में मशगूल कर देता है। उसके बाद वो सरल दीघी के किनारे जाता है। तालाब के पानी में ठीकरे फेंक कर वो झिंझरी खेलता है। उसका ठीकरा अगर 7 बार से ज्यादा फलांगता हुआ उस पार पहुंच सके तो वो हरिन का रिकॉर्ड तोड़ सकेगा। 2 दिनों से शिवू
थोड़ी बहुत उलझन महसूस कर रहा है। सुबह नींद टूटते ही उसने मन ही मन कहना शुरू किया था कि वे राक्षस नहीं हो सकते। आदमी राक्षस नहीं हुआ करते, चाहे पहले होते हों, मगर अब नहीं हुआ करते। सरल दीदी के बाद ईंट की भट्टियों का मैदान है। वहां वो सजी हुई ईंटों की छल्ली पर 10 मिनट तक व्यायाम करने के बाद कुहनी के बल चलता हुआ मैदान पार करता है और उसके बाद मकान के खिड़कीनुमा दरवाजे के पास आता है। आज मित्र के बगीचे में आने पर उसे लाजवंती की लताएं झुकी हुई मिली। ऐसी बात क्यों हुई? लताओं पर से कोई चहलकदमी करते हुए गया है। इस रास्ते कोई तो आता जाता नहीं है। अब शिवू को बगीचे में रहने की इच्छा नहीं हुई। एक अजीब सन्नाटा रेंग रहा है। आज जैसे जल्दी जल्दी शाम घिरती जा रही है। कोई क्या रोज इसी तरह चिल्लाते हैं, या किसी वजह से वे डर गए हैं? सरल दीघी के किनारे हाथ से किताबें नीचे उतार कर रखते ही शिवू ने महसूस किया, आज ठीकरे उछालना ठीक नहीं है। आज उसे ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा तो हो सकता है विपत्ति का सामना करना पड़े। एक विशाल मछली जैसी किसी चीज ने पोखर के बीच छलांग लगाकर गहरे पानी में डुबकी लगाई। शिवू ने किताबें उठा ली। उस पार के बरगद पर झूलते चमगादड़ों ने पेड़ को स्याह जैसा बना डाला है। थोड़ी देर के बाद उनके उड़ने का समय आएगा। फटिकदा ने उससे कहा है कि चमगादड़ों के सिर में खून न रहने का कारण वो एक दिन उसे बता देगा। जामुन के पीछे की झाड़ी से एक तक्षक की आवाज आई, खोख खोख खोख। शिवू अपने घर की ओर रवाना हुआ। ईंटों के भट्ठे के पास आते ही उसकी नजर जनार्दन बाबू पर पड़ी। ईंटों की छल्ली से 20 हाथ की दूरी पर एक बेर का पेड़ है। उसके पास 2 बकरियां खेल रही हैं और जनार्दन बाबू अपने हाथों में किताब और छाता थामे उनका खेल देख रहे हैं। शिवू सांस रोककर चुपचाप ईंट की एक छल्ली पर चढ़ गया और 2 ईंटों की फांक से अपनी गर्दन को यथासंभव आगे बढ़ाकर जनार्दन बाबू को देखने लगा। उसने देखा, बकरियों की ओर ताकते ताकते जनार्दन बाबू ने 2 बार अपने दाहिने हाथ को उलटकर उससे होठों के नीचे के हिस्से को सहलाया। जीभ से लार टपके बिना कोई आदमी इस तरह अपने होठों के नीचे का हिस्सा नहीं पोंछता है। उसके बाद शिवू ने देखा, जनार्दन बाबू उस प्रकार नीचे की ओर झुक पड़े जिस तरह की लोग आक्रमण करने की स्थिति में किया करते हैं। फिर एकाएक हाथ से किताब और छाता फेंककर एक ही झपट्टे में बकरी के एक बच्चे को पकड़कर हाथों में उठा लिया और उसी क्षण शिवू को बकरी के बच्चे की चीख और जनार्दन बाबू की हंसी सुनाई पड़ी। शिवू ने एक ही छलांग में ईंट की छल्ली को पार किया। दूसरी छलांग में वह एक दूसरी छल्ली को ज्यों ही फलांगना चाहता था कि फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ा। वहां कौन है? किसी तरह शिवू ने जब अपने आप को संभाला तो देखा, जनार्दन बाबू बकरी के बच्चे को नीचे रखकर उसकी ओर आ रहे हैं। कौन हो? शिवराम, चोट लग गई? तुम वहां क्या कर रहे थे? शिवू ने बोलने की चेष्टा की, पर उसका गला सूख गया था। उसे इच्छा हो रही थी कि बदले में वह जनार्दन बाबू से पूछे कि आप वहां क्या कर रहे थे, कि आपके हाथ में बकरी का बच्चा क्यों था, कि आपकी जीभ से लार क्यों टपक रही थी। जनार्दन बाबू शिव के पास आए और बोले, लो, मेरा हाथ पकड़ो। बिना उनका हाथ पकड़े शिवू किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। तुम्हारा घर निकट ही है ना? हां सर। वही लाल जैसा मकान? हां सर। ओ, मैं चल रहा हूं सर। वो क्या है? खून? शिवू ने देखा, उसका घुटना छिल गया है और थोड़ा सा रक्त चुकर नीचे गिर पड़ा है। जनार्दन बाबू उसी रक्त की ओर ताक रहे हैं और उनके चश्मे के कांच आग की तरह चमक रहे हैं। मैं चल रहा हूं सर। शिवू ने किसी तरह जमीन पर से अपनी किताबें उठाईं। सुनो शिवराम। जनार्दन बाबू ने आगे बढ़कर शिवू की पीठ पर अपना हाथ रखा।
शिवू के कलेजे पर जैसे हथौड़े की चोटें पड़ने लगी। अच्छा ही हुआ कि तुम एकांत में मिल गए। सोचा था तुमसे एक बात पूछूं। गणित में कुछ कठिनाई महसूस करते हो? आज इतने आसान सवालों को भी तुम हल नहीं कर सके। अगर तुम्हें कोई कठिनाई महसूस हो तो छुट्टी के बाद मेरे घर पर आया करो, मैं तुम्हें समझा दिया करूंगा। गणित ऐसा विषय है जिसमें पूर्णांक प्राप्त किए जा सकते हैं। मेरे घर पर आओगे ना? शिवू किसी तरह 2 कदम पीछे हटा। जनार्दन बाबू का हाथ अपनी पीठ से अलग कर थूक निगलते हुए बोला, नहीं सर, मैं खुद हल कर लूंगा। सर, कल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तब हां, कठिनाई हो तो बताना। और एक बात, तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? मैं क्या राक्षस हूं जो दांत से काट कर खा डालूंगा? आया? हाँ, 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 हाँ। ईंट की भट्टी से एक ही दौड़ में घर लौट आने के बाद शिवू ने देखा, सामने के मकान में हीरेन ताऊ आए हुए हैं। हीरेन ताऊ कलकत्ते में रहते हैं। वे मछली पकड़ने के शौकीन हैं। बाबूजी और हीरेन ताऊजी प्रातः हर रविवार सरल दीघी, छोटा पोखर में मछली पकड़ने जाते हैं। अब की भी शायद वे लोग जाएंगे, क्योंकि शिवू ने देखा चींटी के अंडों का चारा बनाया गया है। शिवू ने यह भी देखा कि अब की हिरेन ताऊजी बंदूक भी लेकर आए हैं। सुनने में आया है बाबूजी और हिरेन ताऊजी सोनापुर की झील में चाहा का शिकार करने जाएंगे। बाबूजी भी बंदूक चलाते हैं, मगर वे हिरेन ताऊजी की तरह निशानेबाज नहीं हैं। रात में खा पी कर शिवू शयन कक्ष में गया और सोचने लगा। जनार्दन बाबू के राक्षस होने में अब उसे किसी प्रकार का संदेह न रह गया था। भाग्यवश फटिकदा ने उसे होशियार कर दिया था, वरना आज हो सकता है ईंट की भट्टी में ही। इसके बाद शिव सोच नहीं सका। बाहर खुली चांदनी फैली है। भजू के घर तक साफ साफ दिख रहा है। शिवू की परीक्षा निकट है। अत वो रात में जल्दी सो जाता है और भोर में उठकर पढ़ता है। जब तक वो रोशनी नहीं बुझा देता, उसकी आंखों में नींद उतरती नहीं है। इतना जरूर है कि अगर चांदनी रात न होती तो वो रोशनी जलाकर रखता, क्योंकि ऐसा न करता तो संभवतः भय से उसे नींद ही न आती। बाबूजी और हिरेन ताऊजी अभी खाने बैठे हैं। मां उन्हें खिला रही है। खिड़की के बाहर चांदनी के प्रकाश में चमकते बेल के वृक्ष की ओर ताकते ताकते शिवू की आंखों में नींद उतर आई थी। तभी किसी चीज पर दृष्टि पड़ते ही उसकी नींद भाग खड़ी हुई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। दूर से एक आदमी उसकी खिड़की की ही ओर चला आ रहा है। वो आदमी थोड़ा कुबड़ा है और उसकी आंखों पर चश्मा है। चश्मे के कांच चांदनी में चमक रहे हैं। जनार्दन बाबू। शिवू का गला फिर से सूख गया। जनार्दन बाबू ने दबे पांवों बेल के वृक्ष को पार किया और आहिस्ता आहिस्ता वे खिड़की के बिल्कुल निकट आकर खड़े हो गए। शिवू ने अपनी बगल के तकिए को जोरों से बाहों में जकड़ लिया। कुछ देर तक इधर उधर ताकने के बाद जनार्दन बाबू ने झिझक के साथ कहा, शिवराम है जी। ये क्या? उनके स्वर में अनुनासिक भाव क्यों है? रात में उनका राक्षसपन और भी तीव्र हो जाता है। शिवराम दूसरी बार पुकार आई। अब शिवू की मां ने ओसारे पर से कहा, ए शिवू, बाहर कोई पुकार रहा है, तू सो गया क्या? जनार्दन बाबू खिड़की से ओझल हो गए। कुछ देर के बाद उनकी आवाज सुनाई पड़ी। शिवराम अपनी ज्यामिति की किताब ईंट की भट्टी पर छोड़ आया था। कल रविवार है, स्कूल में उससे मुलाकात नहीं होगी। आज सुबह उठकर उसे पढ़ना है, इसीलिए। उसके बाद फुसफुसाकर क्या कहा, शिवू को सुनाई नहीं पड़ा। आखिर में सिर्फ बाबूजी की बातें सुनाई दी। हां, अगर आपका ये कहना है तो अच्छा ही है। न होगा तो आपके घर पर ही भेज दिया करूंगा। हां, कल से। शिवू के न तो होंठ ही थरथराए और न गले से ही आवाज निकली, लेकिन उसका मन चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, नहीं, नहीं, नहीं।
मैं नहीं जाऊंगा, किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। आप लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है, वे राक्षस है, जाते ही मुझे खा जाएंगे। दूसरे दिन रविवार होने पर भी शिवू सुबह सुबह फटिकदा के घर पर पहुंचा। उसे फटिकदा से बहुत कुछ कहना है। उसको देखकर फटिकदा बोला, स्वागतम। तेरे घर के पास नागफनी का पौधा है ना? दाव, हसिया से थोड़ा सा काट कर मुझे दे जाना। दिमाग में एक तरह की नई रसोई पकाने की बात आई है। शिवू ने भई आवाज में कहा, फटिकदा, क्या? तुमने बताया था कि जनार्दन बाबू राक्षस है। किसने कहा है? तुम्ही ने तो कहा था। बिल्कुल नहीं, तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। कैसे? मैंने तुझसे कहा था कि जनार्दन बाबू के दांतों को गौर से देखना। उसके बाद तूने बताया कि उनके श्वदंत बड़े बड़े हैं। मैंने कहा, वैसे कुकुरदांत राक्षसों के भी होते हैं। इसका मतलब क्या यह है कि जनार्दन बाबू राक्षस हैं? फिर वे राक्षस नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा था। फिर? फटिकदा ओसारे पर खड़ा हो गया और उसने जोरों से एक उबासी ली। फिर बोला, आज तेरे ताऊजी पर नजर पड़ी। लगता है मछली पकड़ने आए हैं। मैकडी साहब ने बंसी से एक बार शेर पकड़ा था। उसकी कहानी मालूम है? शिवू ने मरियल की तरह कहा, फटिकदा, तुम क्या अनसन बक रहे हो? जनार्दन बाबू सचमुच ही राक्षस है। मैं जानता हूं कि वे राक्षस है। मैंने बहुत कुछ देखा सुना है। उसके बाद शिवू ने फटिक को पिछले 2 दिनों की घटनाओं के बारे में बताया। सब कुछ सुनने के बाद फटिक ने गंभीरता के साथ सिर हिलाते हुए कहा, तो तू इसके संबंध में क्या करने जा रहा है? तुम ही बता दो फटिकदा। तुम्हें तो सब मालूम ही है। अपना सिर झुकाकर फटिक सोचने लगा। मौका देखकर शिवू ने कहा, अभी मेरे घर पर बंदूक है। फटिक ने दांत पीसकर कहा, बलिहारी है तुम्हारी बुद्धि की। बंदूक रहने से क्या होगा? बंदूक से राक्षस को मारेगा। गोली घूमकर चली आएगी और जो गोली चलाएगा उसी को आकर लगेगी। ऐसा? जी हां, बेवकूफ कहेगा। फिर? शिवू की आवाज धीमी होती जा रही थी। फिर क्या होगा फटिकदा? आज से मुझे बाबूजी, ज्यादा मत बक। बड़बड़ करके मेरे कान का पर्दा फाड़ रहा है। 2 मिनट तक सोचने के बाद फटिक शिवू की ओर मुड़कर बोला, जाना ही पड़ेगा। कहा? जनार्दन बाबू के घर पर। क्यों? उनकी जन्म कुंडली देखनी है। मैं अभी निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकता हूं। जन्म कुंडली देखने पर सब पता चल जाएगा। पेटी बक्सा उलटने पुलटने से जन्म कुंडली मिल ही जाएगी। मगर तू चुप रहा, पहले योजना सुन ले। हम दोनों दोपहर में जाएंगे। आज रविवार है। मैंने तुझसे कहा था कि जनार्दन बाबू के दांतों को गौर से देखना। तूने बताया कि उनके श्वदंत बड़े बड़े हैं। मैंने कहा, वैसे कुकुरदांत राक्षसों के भी होते हैं। इसका मतलब क्या यह है कि जनार्दन बाबू राक्षस है? वे घर पर ही रहेंगे। तू मकान के पिछवाड़े में जाकर जनार्दन बाबू को पुकारना। जब बाहर निकले तो कहना, गणित समझने के लिए आया हूं। उसके बाद 2-4 आलतू फालतू बातें कर उन्हें अटका कर रखना। मैं उसी मौके पर मकान के सामने की तरफ से अंदर जाकर जम कुंडली ले आऊंगा। फिर तू इधर से भागना और मैं उधर से भागूंगा। बस। उसके बाद? शिवू को योजना बहुत ही अच्छी लगी हो। बात ऐसी नहीं थी, लेकिन फटिक पर निर्भर करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। तीसरे पहर तुझे फिर से मेरे घर पर आना है। तब तक जन्म कुंडली देखकर, पुरानी कुछ पोथियों को उलट पलट कर मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा। अगर देखकर पता चला कि जनार्दन बाबू सचमुच राक्षस है, तो फिर उसका उपाय मैं जानता हूं। तू घबराना मत। और अगर देखकर पता चला कि राक्षस नहीं है, तो फिर
चिंता की कोई बात ही नहीं। फटिकदा ने बताया था कि दोपहर में बाहर निकलेंगे। यही वजह है कि खा पी कर शिवू फटिक के घर पर आया। 5-1 मिनट के बाद फटिकदा ने बाहर आकर कहा, मेरी बिल्ली को सूंघनी की आदत लग गई है। झंटों की क्या कोई कमी है? शिवू ने देखा, फटिक के हाथों में एक जोड़ा चमड़े का फटा दस्ताना और साइकिल की एक घंटी है। घंटी को शिवू के हाथ में थमाते हुए कहा, इसे तू रख ले, मुसीबत में फंसने पर इसे बजा देना। मैं आकर तेरी रक्षा करूंगा। पूर्वी मोहल्ले के अंतिम छोर पर दोल गोविंद के मकान के बाद ही जनार्दन मास्टर का मकान है। वे अकेले ही रहते हैं, घर में नौकर तक नहीं रखते। बाहर से ये समझना मुश्किल है कि इस घर में कोई राक्षस रहता है। जब रास्ता थोड़ा ही बाकी बच गया, शिवू और फटिकदा अलग अलग हो गए। मकान के पिछवाड़े में पहुंचने के बाद शिवू को लगा उसका गला फिर से सूखता जा रहा है। जनार्दन बाबू को पुकारने के वक्त अगर उसके गले से आवाज न निकले तो। मकान के पिछवाड़े एक दीवार है, उस दीवार में एक दरवाजा और दरवाजे के पास ही अमरूद का एक पेड़ था। उस पेड़ के आसपास झाड़ झंखाड़ों का जंगल है। शिवू दबे पांवों आगे बढ़ता गया। अब वो देर करेगा तो फटिकदा की सारी योजना चौपट हो जाएगी। थोड़ी सी और हिम्मत बटोरने के लिए शिवू अमरूद के पेड़ पर हाथ रखकर उसके सहारे टिकने जा रहा था और मास्टर साहब कहकर पुकारने जा रहा था कि तभी किचमिच आवाज सुनकर उसने नीचे की ओर देखा और कालभैरवी की एक लता के झुरमुट में एक गिरगिट को जाते हुए देखा। गिरगिट जिस रास्ते को से गुजरा, उसकी बगल में सफेद जैसी कोई चीज पड़ी हुई दिखी। बांस की एक कमाची से झुरमुट में सुराग करते ही सिहर उठा। ये तो हड्डी है, जानवर की हड्डी। किस तरह के जानवर की? बिल्ली की या कुत्ते की या कि बकरे की? वहां क्या देख रहे हो शिवराम? शिवू की रीढ़ की हड्डी में बिजली खेल गई। उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा और जनार्दन बाबू को खिड़की के पल्लों को हटाकर गर्दन बढ़ाए अपनी ओर अजीब निगाहों से ताकते हुए पाया। कुछ खो गया है? नहीं सर, मैं। तुम क्या मेरे पास ही आ रहे थे? फिर पिछवाड़े के दरवाजे से क्यों? आओ अंदर चले आओ। पीछे की ओर मुड़ते ही शिवू ने पाया उसका एक पैर लता में फंस गया है। कल से मुझे सर्दी बुखार हो गया है। रात में मैं तुम्हारे घर पर गया था ना, तब तुम सोए थे। शिवू इतनी जल्दी जल्दी भाग नहीं पाएगा। उधर फटिकदा का काम खत्म हो ही नहीं पाएगा। वो बीच में ही पकड़ लिया जाएगा। एक बार मन हुआ कि घंटी बजाए, फिर मन में हुआ कि अभी वो किसी विपत्ति में फंसा नहीं है। हो सकता है कि फटिकदा बिगड़ने लगे। तुम झुककर क्या देख रहे थे? शिवू को तत्काल कोई उत्तर सूझ नहीं पड़ा। जनार्दन बाबू ने आगे बढ़कर कहा, बड़ी ही गंदी जगह है, उधर न जाना ही अच्छा है। न जाने कुत्ता कहां से मांस लाकर हड्डी वहां फेंक देता है। सोचा उसे एक बार डांटूंगा, मगर हो नहीं पाता है। मुझे जीव जंतु बहुत अच्छे लगते हैं ना। जनार्दन बाबू ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से होठों के नीचे का हिस्सा पोंछा। तुम अंदर आओ शिवू, तुम्हारा गणित। अब देरी नहीं करनी चाहिए। आज नहीं कल आऊंगा। ये कहकर शिवू ने मुड़कर दौड़ लगाई और एक ही दौड़ में मैदान, रास्ता, नीलू का मकान, कार्तिक का मकान, हरेन का मकान, सबको पार कर वो साहब बाबू के गिरे मकान के ओसारे पर आकर हांफने लगा। आज की बात उसे कभी नहीं भूलेगी। उसमें इतनी हिम्मत हो सकती है, उसने स्वयं कभी इस पर सोचा नहीं था। तीसरा पहर आते न आते शिवू फटिक के मकान पर आकर हाजिर हुआ। पता नहीं फटिकदा को उसकी जन्म कुंडली में क्या मिला होगा। शिवू पर नजर पड़ते ही फटिक ने सिर हिलाया। सब गड़बड़ हो गया। क्यों फटिकदा, जन्म कुंडली नहीं मिली? मिल गई है। तेरे गणित के शिक्षक राक्षस है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। वे राक्षस ही नहीं बल्कि पिरिंडी राक्षस है। मामला गंभीर है। 350 पुरखों पूर्व ये लोग पूरे राक्षस थे।
मगर इनमें तेजी इतनी है कि अब भी इनमें दो चार आधे राक्षस के रूप में मिल जाते हैं। अब किसी भी देश में पूरा राक्षस मिलता नहीं है तो सिर्फ अफ्रीका के किसी इलाके में, ब्राजील और बोर्नियो वगैरह स्थानों में। हां, आधा राक्षस अब भी यदाकदा सभ्य देशों में मिल जाता है। जनार्दन बाबू भी उसी किस्म के हैं। फिर गड़बड़ क्यों? शिवू की आवाज थरथरा उठी। अगर फटिकदा हार मान ले तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। तुमने सवेरे बताया था कि तुम उपाय जानते हो। मैं न जानता हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर फटिकदा कुछ गंभीर हो गया। फिर बोला, मछली के पेट में क्या रहता है? लो, फटिकदा फिर पागलपन करने लगा। शिवू ने रोनी रोनी सी आवाज में कहा, फटिकदा, राक्षस की बातें चल रही थी और तुम मछली की बात ले आए। क्या रहता है? फटिक ने गरजते हुए कहा, पोपोटा। फटिकदा की आवाज सुनकर शिवू बेहद डर गया था। तेरा सिर, इतनी कम विद्या से तू बगुले का बकलस भी लगा न पाएगा। 2.5 वर्ष की उम्र में मैंने एक श्लोक लिखा था जो अब भी याद है। नर या बंदर या जितने भी जीव जगत के हृत पिंडों में प्राण रहा करते हैं सबके, मत्स्य उदर में प्राण बसा करते दनुजों के, वे न सहज ही आत्म मरा करते मनुजों से। बात तो ठीक है। शिवू ने बहुत सी किताबों में पढ़ा है कि राक्षसों के प्राण मछलियों के पेट में रहते हैं। उसे ये बात याद रखनी चाहिए थी। श्लोक को दोहराते हुए फटिक ने कहा, दोपहर जब तू मास्टर के घर पर गया तो जनार्दन राक्षस को किस हालत में पाया? बताया कि उन्हें सर्दी बुखार है। होगा ही। फटिक की आंखें चमकने लगी। होगा नहीं, प्राण खतरे में जो है। जैसे ही कतला मछली बंसी से पकड़ी गई है वैसे ही बुखार आ गया। ये तो होगा ही। उसके बाद शिवू की ओर बढ़कर उसकी कमीज के अगले हिस्से को एकाएक मुट्ठी में कसते हुए बोला, हो सकता है, अभी भी वक्त है। तेरे ताऊजी आधा घंटा पहले सरल दीघी से उस आधे मन की कतला मछली पकड़कर घर लौटे हैं। देखते ही मुझे अंदाज लग गया कि उसके पेट में ही जनार्दन राक्षस के प्राण हैं। अभी बुखार के बारे में सुनकर मेरा विश्वास पक्का हो गया। उस मछली को चीर कर देखना होगा। मगर यह कैसे संभव हो पाएगा फटिकदा? आसानी से तुझ पर ही निर्भर है, और अगर ये न हो पाया तो तू किसी मुसीबत में फंस सकता है। इसकी कल्पना करते ही मेरा पसीना छूटने लगता है। 1 घंटे के बाद शिवू सरल दीघी की आधे मन की उस कतला मछली को एक डोरी से बांधकर घसीटता हुआ फटिक के मकान के सामने आया। थकावट के मारे वो हाँफ रहा था। फटिक ने कहा, किसी को पता नहीं है ना? नहीं, शिवू ने कहा, बाबूजी नहा रहे थे, ताऊजी श्रीनिवास को डांट फटकार रहे थे और मां सांझबाती में व्यस्त थी। नारियल की रस्सी खोजने में देर हो गई और उफ, इतनी भारी है, परवाह नहीं, पेशियां सुदृढ़ होंगी। फटिक मछली लेकर अंदर चला गया। शिवू ने सोचा, फटिकदा में आश्चर्यजनक बुद्धि और ज्ञान है। उसकी वजह से इस बार शिवू के प्राणों की रक्षा हुई। हे भगवान, ऐसा करना कि जनार्दन राक्षस के प्राण मछली के पेट में ही मिले। 10 मिनटों के बाद फटिक बाहर निकला और शिवू की ओर हाथ बढ़ाकर बोला, ले, इसे कभी अपने से अलग मत करना। रात में तकिए के नीचे रखकर सोना। स्कूल जाते वक्त अपनी पैंट की बाई जेब में रख लेना। अगर ये तेरे हाथ में रहेगा तो राक्षस केंचुए की तरह असहाय रहेगा और इसे इमाम दस्ते में कूटते ही राक्षस की जान खत्म हो जाएगी। मेरी राय में कूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ में रख लेना ही काफी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि पिरिंडी राक्षस चेवन वर्ष की उम्र के बाद पूरा आदमी हो गया है। तेरे जनार्दन मास्टर की उम्र अभी 53 वर्ग, 11 महीना 26 दिन है। शिवू ने अब साइंस बटोरकर अपनी हथेली की ओर देखा। भीगी मिस्री के दाने सा पत्थर अभी अभी उगे चांद के प्रकाश में झिलमिला रहा है। पत्थर को जेब के हवाले कर शिवू घर की तरफ मुड़ा। पीछे से फटिकदा ने कहा,
तेरे हाथ से मछली की गंध आ रही है, अच्छी तरह से धो लेना और बेवकूफ जैसा बना रहना, वरना तू पकड़ में आ जाएगा। दूसरे दिन गणित के पीरियड में कक्षा के अंदर जाने के ठीक पहले जनार्दन बाबू को छींक आई। उसके बाद चौखट से ठोकर लगने के कारण उनके जूते का सोल फट गया। उस वक्त शिवू का बायां हाथ उसकी पैंट के अंदर था। क्लास खत्म होने पर शिवू को बहुत दिनों के बाद 10 अंक प्राप्त हुए।